आज का हमारा अध्याय है मृदा के बारे में। मृदा या मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। यह अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है या अभिन्न भाग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। 9.1 मृदा जीवन से भरपूर है। वर्षा ऋतु में एक दिन पहेली और बुजों ने मृदा में से एक केंचुए को बाहर आते देखा। पहेली ने सोचा कि क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं। आइए हम पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 9.1 विभिन्न स्थानों से मृदा के कुछ नमूने एकत्रित कीजिए और उनको ध्यानपूर्वक देखिए। चित्र 9.1, यहाँ पर चित्र 9.1 में मृदा से नमूने एकत्र करते हुए बच्चों को दिखाया गया है। यहाँ पर सारणी 9.1, यहाँ पर मृदा का स्रोत, यहाँ पर पादप, यहाँ पर जंतु लिखने हैं, यहाँ कोई अन्य प्रेक्षण लिखना है। यहाँ देखिए जैसे बगीचे की मृदा, इसमें पादप कौन से उगते हैं, जैसे घास है और भी कोई पादप है वो लिख सकते हैं। जंतुओं में चींटी, अन्य कोई प्रेक्षण लिख सकते हैं। जैसे सड़क के किनारे की मृदा, यहाँ पर कौन से पादप लगाए जा सकते हैं, सड़क के किनारे कौन से जंतु और अन्य कोई प्रेक्षण। ऐसा स्थान की मृदा जहाँ निर्माण कार्य हो रहा हो, वहाँ पर कौन से पादप हैं उनका नाम लिखना है। वहाँ पे कौन से जंतु हैं उनके नाम लिखें और अन्य कोई प्रेक्षण है तो वो लिख सकते हैं। इसके लिए आप हैंडलेस या आवर्धक लेंस का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक नमूने का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर अपने प्रेक्षणों को सारणी 9.1 में लिखिए। अपने प्रेक्षणों के बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। क्या आपके मित्रों द्वारा एकत्रित किए गए नमूने आपके द्वारा एकत्रित किए गए नमूने जैसे ही हैं? बुज और पहेली ने अनेक प्रकार से मृदा का उपयोग किया है। उन्हें उसमें खेलना पसंद है। ये वाकई बहुत मनोरंजक है। मृदा के उपयोग की एक सूची बनाइए। मैं जानना चाहती हूँ कि सड़क के किनारे और बगीचे से एकत्रित किए गए नमूनों में मुझे प्लास्टिक की वस्तुओं और पॉलीथीन की थैलियों के कुछ टुकड़े क्यों मिले थे। पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन और पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। मैंने हाट बाजार में मिट्टी के बने हुए बर्तन व खिलौनों को देखा है। 9.2 मृदा परिच्छेदिका या प्रोफाइल। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। यह जानने के लिए कि ये परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती हैं, आप निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 9.2 थोड़ी सी मृदा लीजिए। ढेलों को अपने हाथ से तोड़कर उनका चूर्ण बना लें। अब 3/4 जल से भरा कांच का एक गिलास लीजिए और उसमें मुट्ठी भर मृदा मिला लीजिए।
इसे किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाइए जिससे मृदा पानी में मिल जाए। अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा रहने दीजिए। चित्र 9.2 कुछ समय के बाद गिलास के पानी को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए चित्र 9.2 में मृदा की परतें दिखाई गई हैं। सबसे नीचे यहाँ पर बजरी है, उसके ऊपर बालू, उसके ऊपर मृत्तिका, यहाँ पर जल है और सबसे ऊपर हुमस दिखाया गया है। ये मृदा की परतें हैं। क्या आपको कांच के गिलास में विभिन्न आमाप या साइज के कणों की परतें दिखाई देती हैं? इन परतों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए। क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े और जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं? मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सेलों या चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति उन सेलों पर निर्भर करती है जिनसे इनका निर्माण हुआ है, और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरी हुई ऊर्ध्वकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श या गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें सहस्त्र स्थितियां कहलाती हैं। चित्र 9.3 में दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र 9.3 में मृदा परिच्छेदिका को दिखाया गया है। यहाँ पर आधार सेल को दिखाया गया है। ये आधार सेल है। यहाँ पर सी सहस्त्र स्थिति को दर्शाया गया है। यहाँ पर बी सहस्त्र स्थिति को दर्शाया गया है और ऊपर ही ऊपर ए सहस्त्र स्थिति को दर्शाया गया है। इस तरह से ये दिखाया गया है। हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी या शीर्ष परत को देखते हैं, उसके नीचे वाली परतों को नहीं। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें तो हमें मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में हम उस स्थान के मृदा परिच्छेदिका का परीक्षण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारों अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदु, सैरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए सहस्त्र स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा कर्मियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृगुओं जैसे अनेक जीवों को आवास या आश्रय प्रदान करती है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमरस कम होते हैं लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक सवन या घनी होती है और बी सहस्त्र स्थिति अथवा मध्य परत कहलाती है। तीसरी परत सी सहस्त्र स्थिति कहलाती है जो दरारों और विद्रोह युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है।
इस परत के नीचे आधार सेल होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। 9.3 मृदा के प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं, सेलों से अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी अथवा क्ले सम्मिलित हैं। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल सेल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने हैं। सेल अथवा कणों और ह्यूमरस का मिश्रण मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न आमाप या साइज के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा कहलाती है। यदि बारीक या सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो यह मृणमय मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो वह दुमटी मृदा कहलाती है। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी और मृणमय के रूप में किया जा सकता है। मृदा में कणों के आमाप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच में काफी रिक्त स्थान होते हैं। ये स्थान वायु से भरे रहते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित होती है। बालू के कणों के बीच के स्थान में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है, अतः बलुई मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। अतः बलुई मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। मृत्तिका या चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म या बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है, अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन यह भारी होती है क्योंकि उसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा या दोमट है। दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। गाद नदी नालों अथवा आधारों में निक्षेप के रूप में पाई गाद नदी नालों आधारों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का आमाप अथवा साइज बालू और चिकनी मिट्टी के आमापों के बीच का होता है। दुमटी मृदा में भी ह्यूमरस होता है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। क्रियाकलाप 9.3 मृणमय, दुमटी और बलुई मृदा के नमूने एकत्रित कीजिए। किसी एक नमूने में से मुट्ठी भर मृदा लीजिए। इसमें से कंकड़, पत्थर, घास के तिनके आदि को निकाल लीजिए। अब इसमें बूंद बूंद करके जल डालकर इसे गूंथ लीजिए। चित्र 9.4 ए केवल इतना जल डालें कि इससे मृदा का गोला बनाया जा सके। यहाँ पर इन चित्रों में चित्र 9.4 में मृदा से कार्य करना दिखाया गया है। ए में, बी में, सी, डी और ई। यहाँ पर मृदा से क्या क्या कार्य हम कर सकते हैं उनको दिखाया गया है। चित्र 9.4 बी, लेकिन ध्यान रहे कि यह चिपचिपा नहीं होना चाहिए। मृदा से गोला बनाने या चित्र 9.4 सी प्रयास करें। किसी समतल सतह पर इस गोले को एक बेलन के रूप में बेल लें। चित्र 9.4 डी, इस बेलन से छल्ला बनाने का प्रयास कीजिए।
चित्र 9.4 ई इस क्रियाकलाप को मृदा के अन्य नमूनों के साथ दोहराइए। कोई मृदा किस प्रकार की है, क्या इसका निर्णय इस आधार पर किया जा सकता है कि उसकी मंशा या आकृति बनाना कितना सुविधाजनक है। मैं जानना चाहता हूँ मटका और सुराही बनाने के लिए किस प्रकार की मृदा का उपयोग किया जाना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की मृदा बर्तन, खिलौने और मूर्तियाँ आदि बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। 9.4 मृदा के गुण। आपने मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाई है। आइए अब हम मृदा के गुणों को जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप करें। मृदा में जल अंतःस्रवण दर। बुज और पहेली ने 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर आमाप के दो वर्ग अंकित किए, जिनमें से एक उनके घर के फर्श पर और दूसरा कच्ची सड़क पर बना था। उन्होंने दो समान आमाप की बोतलों को पानी से भर लिया। उन्होंने एक ही समय पर दोनों वर्ग स्थानों में एक एक बोतल पानी डाल दिया। उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरा पानी वर्ग की सीमा के बाहर बह गया और अवशोषित नहीं हो पाया, जबकि कच्ची सड़क पर डाला गया पानी अवशोषित हो गया। बुझो को आश्चर्य है कि दोनों वर्गों में पानी के अवशोषण में अंतर क्यों था। आइए इसे समझने के लिए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 9.4। इस क्रियाकलाप के लिए कक्षा के सभी छात्र 3 समूह या दल बना ले। दलों के नाम ए, बी और सी रख सकते हैं। आपको यह मालूम करना है कि किसी दिए गए स्थान पर पानी कितनी तेजी से मृदा में से नीचे चला जाता है। आपको एक खोखले बेलन अथवा पाइप की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक दल समान व्यास के पाइप का उपयोग करें। ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए दिए गए कुछ सुझावों पर विचार कर सकते हैं। यदि संभव हो तो एक आमाप के 3 छोटे टिन के डिब्बे लेकर उनकी तली को काट लें। यदि पीवीसी पाइप लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास का उपलब्ध हो तो इसके 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट लें और उनका उपयोग करें। चित्र 9.5 अंतःस्रवण दर को मापना। ये अंतःस्रवण दर को मापने का चित्र है। जिस स्थान से आप मृदा एकत्रित करें वहां पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसाकर लगा दें। चित्र 9.5 पाइप में धीमे धीमे 200 ml जल डालिए। 200 ml जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 ml की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। उस समय को नोट कर लें जब आपने जल डालना आरंभ किया था। अब जब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित अर्थात अंतःस्रावित हो जाए और पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट करिए। अब ध्यान रखें कि पाइप में डालते समय पानी न तो छलके और न ही पाइप के बाहर गिरे। 200 ml जल के मृदा में अंतःस्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतःस्रवण दर की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा कीजिए। अंतःस्रवण दर मिलीलीटर प्रति मिनट बराबर जल की मात्रा मिलीलीटर में बटे अंतःस्रवण अवधि मिनट में। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी नमूने में 200 ml जल के अंतःस्रवण में 20 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पर अंतःस्रवण दर बराबर जल की मात्रा अपॉन अंतःस्रवण अवधि, इसका वो सूत्र है। इस प्रकार हम इसको ऐसे निकालेंगे, अंतःस्रवण दर बराबर 200 अपॉन 20, तो ये 0 से 0 कट जाएगा बराबर
और 2 से ये 10 बार आ जाएगा, तो 10 ml प्रति मिनट आंसर आ जाएगा। अपने दल द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में अंतःश्रवण दर की गणना कीजिए। अपने निष्कर्षों की तुलना अन्य दलों के मृदा के नमूनों की अंतःश्रवण दर से कीजिए। मृदा के नमूनों को अंतःश्रवण दर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। 9.5 मृदा में नमी। क्या आप कभी ग्रीष्म काल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान से होकर गुजरे हैं? संभवतः आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर की वायु कपदीप्त हो रही है, अर्थात ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है जैसे आग के अलाव से उठती है। ऐसा क्यों होता है? इस क्रियाकलाप द्वारा हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। क्रियाकलाप 9.5। एक क्वथन नली लीजिए, इसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए, इसे कुछ समय तक किसी लो पर गर्म कीजिए और क्वथन नली का परीक्षण कीजिए। चित्र 9.6। आइए हम देखते हैं कि गर्म करने पर क्या होता है। चित्र 9.6 में मृदा में से नमी हटाना। यहाँ एक बर्नर को दिखाया गया है, यहाँ मृदा नमूने को लिया गया, ये क्वथन नली है और ऊपर जल की बूंदें होती है, ये स्टैंड है। क्या आपको कहीं जल की बूंदें दिखाई देती हैं? यदि हाँ, तो किस स्थान पर? गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और क्वथन नली के ऊपरी भाग की अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवार पर संघनित हो जाता है। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंपदीप्त प्रतीत होती है। मृदा को गर्म करने के बाद इससे क्वथन नली से बाहर निकाल लें। इसकी तुलना उस मृदा से करें जिसे गर्म नहीं किया गया हो। दोनों के बीच के अंतर को नोट करें। 9.6 मृदा द्वारा जल का अवशोषण। क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती है? आइए यह जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 9.6। प्लास्टिक की एक कीप लीजिए, फिल्टर पत्र अथवा समाचार पत्र के कागज का एक टुकड़ा लेकर उसे मोड़कर चित्र 9.7 के अनुसार कीप में लगा लीजिए। किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तोलकर उसे कीप में लगाए फिल्टर पत्र में डालिए। किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लीजिए। अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखी मृदा में डालिए। आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का उपयोग भी कर सकते हैं। सारा जल एक ही स्थान पर न गिराकर उसे पूरी मृदा पर डालिए। जल डालना जब तक जारी रखिए जब तक कि वह रिसकर कीप से नीचे गिरना आरंभ न कर दे। मापन सिलेंडर में बचे जल को मापकर उसे आरंभिक माप में से घटा लें, जिससे आपको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। अपने परिणामों को नोटबुक में नोट कीजिए। यहाँ पर चित्र 9.7 में मृदा में जल का अवशोषण दिखाया गया है। एक बीकर लिया गया, ऊपर ये फिल्टर पत्थर और ऊपर ये ड्रॉपर लिया गया और ये कीप लिया गया है। इस तरह से मृदा में जल का अवशोषण को दिखाया गया है। जल का द्रव्यमान बराबर 50 ग्राम। मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन UmL। मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन VmL मिलीलीटर। मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन U माइनस V मिलीलीटर। मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान U माइनस V ग्राम। 1 मिलीलीटर जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है
अवशोषित जल का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए U माइनस वी अपॉन 50/100 इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूनों के साथ दोहराइए। क्या आपको सभी नमूनों के लिए समान परिणाम प्राप्त होते हैं? परिणामों पर अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस प्रकार की मृदा में अंतःश्रवण दर सबसे अधिक है? किस प्रकार की मृदा में अंतःश्रवण दर सबसे कम है? बूजो ने अपने पड़ोसी से सुना कि वर्षा के 8 से 10 दिन बाद तालाब अथवा कुएं में जल का स्तर बढ़ ग्राम और किलोग्राम वास्तव में द्रव्यमान के मात्रक हैं। 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम भार होता है तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 किलोग्राम भार होता है। यद्यपि दैनिक जीवन में और वाणिज्य और उद्योग में द्रव्यमान और भार के बीच सामान्यतः अंतर नहीं किया जाता। द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, यह आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। जाता है किस प्रकार की मृदा में जल सबसे कम समय में और सबसे अधिक मात्रा में अंतःस्रावित होकर कुएं तक पहुंचेगा? किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करती है और किस प्रकार की मृदा सबसे कम? क्या आप कोई और विधि बता सकते हैं जिससे अधिक वर्षा जल अंतःस्रावित होकर भूमजल तक पहुंच जाए? 9.7 मृदा और फसलें। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृणमय मृदा और कुछ में दुमटी मृदा, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायु अथवा जलवायु संबंधी कारक हैं जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं, मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायु कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति और फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं। मृणमय और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है, जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। कपास के लिए बलुई दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। गेहूं जैसी फसलें महीन मृणमय मृदा में उगाई जाती हैं क्योंकि ये ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती हैं। अपने शिक्षकों, माता पिता और अपने क्षेत्र के किसानों से वहाँ की मृदा के प्रकारों यहाँ पर एक केस का अध्ययन किया गया है। जॉन, रशीदा और राधा मध्य प्रदेश के सुहागपुर नामक स्थान के लीलाधर दादा और संतोष मालवीय के घर गए। लीलाधर दादा सुराई, मटका और कुल्हड़ आदि बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। चित्र 9.8। उन तीनों ने लीलाधर दादा से उनके कार्य के विषय में बातचीत की। जॉन, आप मिट्टी कहाँ से लाए थे? दादा, हम किसी बंजर भूमि से काली मिट्टी लाते हैं। राधा, मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है? दादा, सूखी मिट्टी को किसी बड़ी टंकी में डालकर उसमें कंकड़, पत्थर आदि बीन लिए जाते हैं। कंकड़ पत्थर हटा देने के बाद मिट्टी को लगभग 8 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। इस मिट्टी में घोड़े की लीद की कुछ मात्रा मिलाकर उसे गूंथ लिया जाता है। गूंथी हुई मृदा को चाक पर रखकर उचित मंचा आकार दे दिया जाता है। किसी वस्तु का अंतिम स्वरूप देने के लिए
हाथ के ऊपर उपयोग किया हाथ का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बनाई गई वस्तुओं को 2 से 3 दिन तक सुखाने के बाद उसकी रंगाई की जाती है। शुष्क वायु में सुखाने के बाद सभी वस्तुओं को उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। ग्रसिदा, मृदा में घोड़े की लीद क्यों मिलाई जाती है? दादा, पकाने के प्रक्रम में घोड़े की लीद जल जाती है, जिससे मृदा के पात्रों में सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं। इसी कारण मटकों और सुराही में से जल अंतर्स्रावित होकर उनकी बाहरी सतह तक आ जाते हैं। वहां से यह वाष्पित हो जाता है, जिससे घड़े और सुराही में जल ठंडा हो जाता है। और दादा ने बताया कि सुहागपुर में बनी सुराहियां और मटके दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर चित्र 9.8 में मिट्टी के बर्तन बनाते हुए ये दिखाया गया है। मृदा अपरदन, जल, पवन और बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती है। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है, इससे वह पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती है। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए। हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। यहाँ पर उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। उपलब्ध जानकारी को सारणी 9.2 में लिखिए। यहाँ पर मृदा का प्रकार लिखना है, कौन सी मृदा है, मृणमय है, दोमट है या बलुई है। यहाँ पर उगाई जाने वाली फसल लिखनी है, जैसे मृणमय मृदा में गेहूं उगाया जाता है, यहाँ पर उस उगाए जाने वाली फसल को लिखना है। धान के रोपण के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होगी? ऐसी मृदा जिसकी अंतःश्रवण दर अधिक हो अथवा जिसमें यह दर कम हो। अंतःश्रवण दर और जल धारण करने की क्षमता में क्या अंतर होता है? जो लगता है तुमने तो जो पहले पढ़ा था उसे भूल गए हो। पाठ को दोबारा पढ़ो, तुमने उत्तर मिल जाएगा। इस तरह से हमारा ये अध्याय कंप्लीट हो गया है।